So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो कल हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल देखा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा। फर्स्ट वीडियो में जे थॉमसन मॉडल हम लोगों ने देखा, क्या दिक्कत थी जे थॉमसन मॉडल में, उसको सुधारा रदरफोर्ड साहब ने, और उसके बाद हमारे बोर साहब आते हैं और वो थोड़ी सी ही प्रॉब्लम को दूर करके नोबेल प्राइज पा जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में कर रहा है, और डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तब एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने छोटा सा इंप्रूवमेंट किया और एक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बना करके तैयार कर दिया। ठीक है, तो आज उन्हीं के मॉडल को यूज करते हुए हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि वही मॉडल इस समय वैलिड मॉडल के रूप में जाना जाता है। उसे सारी थ्योरीज हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के देखिए, जिससे कल की तरीके से आज भी सब कुछ क्लियर होता चले। चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो ये है अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और इसमें आज हमको स्टार्ट करना है। कल ये तुम दोनों इंडेक्स क्वेश्चन दोनों हो गए थे, आज स्टार्ट हम लोग करते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑब्लिक सेल्स। यहां पर कल हम लोगों ने देखा था कि यहां पे ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, के एल एम एन ये यही क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट है। इसमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एग्जॉस्ट नहीं होती है, एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको आज हम लोग अपने इस टॉपिक में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम मैथमेटिकल टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बस कंसंट्रेट होकर के देखना भाई। लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसका कॉन्सेप्ट देने वाले हमारे बोर और बरी हैं। ठीक है, ये दो लोग मिलकर के ये कॉन्सेप्ट दिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy level or shells। ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं इनको डिफरेंट एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और डिफरेंट शेल्स भी कहा जाता है। तो एक ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज नहीं होगा कि कभी फर्स्ट ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का थर्ड ऑर्बिट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी संख्या जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। सेकंड ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स है देख लो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये एक फॉर्मूले से हम लोग बता सकते हैं, वो फॉर्मूला है 2n²। 2n² where n is the orbit number और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3, जहां पर ये n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है। अगर तुमसे k सेल का पूछा जाएगा, पहली शेल का, तब यहां पर 1 रख देंगे। जैसे 2n² हमारा फॉर्मूला है ये जानने के लिए कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी लेवल 1 की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, तो यहां पर n जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर होगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2। मतलब पहले फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
देखो ये लिखा फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर 2। इसी तरीके से यदि हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 2 यानी स्क्वायर में n की वैल्यू हम 2 रख देंगे। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट में हमारे 18 हो जाएंगे और फोर्थ ऑर्बिट जो हमारा n शेल है उसमें होगा 32। कि KLMN जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट ऑर्बिट ना देकर के केस दे देता है कि के शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली ही है, सीरियल वाइज ही है, KLMN फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड में आते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कह रहे हैं कि जो हमारे एटम की आउटर ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए हमारे आउटर ऑर्बिट में। जैसे KLMN है तो आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे किसी एटम में होंगे तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, यहां पे देखो लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं हमारे एटम में, वो के सेल भर जाएगा तब एल की बारी आएगी, जब एल सेल भर जाएगा तो एम की बारी आएगी, और एम सेल भर जाएगा तो एन की बारी आएगी। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरने लग गया, नहीं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी मतलब वो है, क्या कहते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कैपेसिटी है अपने पास रखने की, तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। थर्ड ऑर्बिट जो एम शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने की कैपेसिटी है, तो जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें भरे जाएंगे। समझ में आया ये टॉपिक? लाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक कि उसके अंदर की सेल्स पूरी तरीके से भर नहीं जाती हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तब तक उसका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर हमारे स्टार्टिंग के 14 एलिमेंट्स के दिए गए हैं। तो ये देखो, पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में है आर्गन। ठीक है, लास्ट में क्या है? आर्गन। ठीक है, तो ये हमारे 18 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो, जैसे ये हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट भर गई ना, अब 2 से ज्यादा तो इसमें भर नहीं सकते फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अब जो लिथियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारा एल शेल में चला जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। और सेकेंड ऑर्बिट में फिर देखो यहाँ पर 2 हुआ है, जब सेकेंड ऑर्बिट में हमारे 8 हो जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट की क्या कैपेसिटी है 8 होने की, तो सेकेंड ऑर्बिट में जब 8 हो जाएंगे तब फिर थर्ड ऑर्बिट का नंबर आएगा। तो देख रहे हो यहाँ थर्ड ऑर्बिट में अब 1 आ गया है। ठीक है, इसको भाई साहब याद करना पड़ेगा तुम्हें कि पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जितने 14 एलिमेंट्स हैं कम से कम 20 तक तो आना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं उसको याद कर डालो। ठीक है, 9th क्लास में तो 20 से काम तुम्हारा चल जाएगा। जब और 10th 11th में पढ़ोगे तब तुम्हें इसे
50 एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, लगभग 50 to 80। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके याद करो इसे। ठीक भाई, तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद एक्टिविटी यहां पर दी गई है, मेक अ स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक्टिविटी यहां पर दिए हैं और खुद ही कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां देखो लिख रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 में 18 एलिमेंट्स यहां पर दिए गए हैं कि किस तरीके से बनेगा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, बात क्लियर है? और ध्यान रखना यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, तुम सोचोगे कि सर हाइड्रोजन में आप कैसे जान गए कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे इनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब ये एलिमेंट किस नंबर पे आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पे है, तो अगर फर्स्ट नंबर पे तो एक इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे नंबर पे उस पर 2 इलेक्ट्रॉन, जो 18 नंबर पे है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले के शेल में 2 भर देंगे, फिर 8 हम भर देंगे एल शेल में, 8 2 10 हो जाएगा क्योंकि 8 कैपेसिटी है सेकंड की, और तीसरे में जो रिमेनिंग है वो 8 हो जाएगा। लास्ट हमारा लास्ट वाले शेल में कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देख रहे हो जो लास्ट 18 है, 18 वाले में देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 2 भरे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 भरे हैं, और लास्ट ऑर्बिट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हो, तो 288 का कॉन्फ़िगरेशन इनका बना हुआ है, 288 का कॉन्फ़िगरेशन इनका बना हुआ है। जैसे कहा जाए कि 16 नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका कैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। इस तरीके से एक गोला कर देंगे, न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही होते हैं, इस तरीके से कर दो। फिर सेकेंड ऑर्बिट आओ, कुछ कम अच्छा बना है, इरेजर लो पहले और इनको ऐसे हटा दो। सेकेंड ऑर्बिट में 8 की उसकी वो होती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए टोटल, तो 2 + 8 10 हो गया। अब बचा 6, तो लास्ट वाले में हमारा लास्ट वाला जो बचेगा उसमें 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में हो गए। ठीक है, देखो ये 16 वाला ये है, इसी तरीके से बना है, तुम्हारा सल्फर जैसे बना है उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो कार्बन किस नंबर पे आता है ये याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। ठीक है, कार्बन आता है तुम्हारा 6 नंबर पे, कार्बन तुम्हारा आता है 6 नंबर पे, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले न्यूक्लियस बनाओगे, जो पहली ऑर्बिट रहेगी उसमें 2 होंगे और फिर रिमेनिंग कितने हैं 4, तो एल शेल में तुम्हारे 4 चले जाएंगे, हो गया। इसी तरीके से सोडियम का बनाना है, तो सोडियम का पता होना चाहिए पहले तुम कि किस नंबर पे आता है, तो इसी को याद करना पड़ेगा। आज ऐसा करो कि शुरू के 20 एलिमेंट्स जो हैं उनको याद कर डालो तुम। ठीक है, कुछ इसमें दिए गए, इसमें 18 दिए गए हैं, 2 इसमें और जोड़ो नेट से निकाल करके कि 2 एलिमेंट और कौन से हैं और याद कर डालो पूरा। If K and L cells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? कह रहे हैं K और L शेल पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो बताओ कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बता देना भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद टॉपिक आता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं।
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा उसमें देखा किस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कभी 3 लोग पहुंच गए, कभी 10 लोग पहुंच गए, ठीक है। एक डिफाइंड उनका लोकेशन है, डिफाइंड नंबर है कि आप इतने ही आ सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। द electrons present in the outermost cell of an atom are known as the valence electron। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, इसको लिख भी लेना। क्या दिया गया है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम में जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगी, जो सबसे बाद वाली ऑर्बिट रहेगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में जाने जाएंगे। जैसे ये है अपना लिथियम, देखो लिथियम, यहां पर देखो लिथियम में जो आउटर मोस्ट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यदि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो 1 बता देना। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2 बता देना। आउटर मोस्ट देखना है, सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। From the Bohr-Bury scheme, we also know that outermost cell of an atom can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लेकिन हम बोर बरी स्कीम जो है, जो बोर बरी ने अपना दिया है, पोस्टुलेट्स दिया है, उसमें इन लोगों ने बताया है कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अपने पास रख पाती है। एकोमोडेट a maximum of 8 electrons, it was observed that the atoms of element completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity। कह रहे हैं कि अगर किसी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी केमिकल एक्टिविटी कम होगी। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी वो एटम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 8 की जगह पे वहां पर सिर्फ 1 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा केमिकल एक्टिविटी कर पाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा तो वहां पे केमिकल एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि भाई उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। जब पेट पूरी तरीके से भरा रहता है तब आप एक्टिविटी नहीं कर पाते, तब आप सिर्फ बैठे रहते हैं, उस खाने को पचने का इंतजार करते हैं। लेकिन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 7 की कमी है, तो क्या करेंगे आप? दौड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो केमिकल एक्टिविटी उस समय होगी। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंस इज 0 और वैलेंसी इज 0। कह रहे हैं कि यदि आपके आउटर, बहुत ध्यान समझो, यदि आपके आउटर मोस्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएंगे। लेकिन पूछा जाए वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनको और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 0 है। वैलेंसी कितनी है? 0, ठीक है। इसको ध्यान रखना। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब यही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी यही है कि उनको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 तक पहुंचने के लिए। 8 को ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट हो सकता है इसमें भी दिया हो, ऑक्टेट, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पूरे तो इसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको और एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स the helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell। कह रहे हैं जो हीलियम एटम है इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 सेल्स हैं, और जितने भी इनर्ट एलिमेंट हैं, इनर्ट एलिमेंट के जो एटम हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। यहां पर देखो हीलियम में जो आउटर मोस्ट सेल है वो कितना है? 2 है, ठीक। और
और जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम है तो ये एल सेल में पहुंच गया है ना, एल सेल में। तो एल सेल की जो हमारी कैपेसिटी है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, वही चीज यहां पर इन्होंने बोला है। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल एंड all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost cell. The combining capacity of the atoms of elements, मतलब वही वैलेंसी की बात कर रहे हैं। वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि किसी भी सेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और वैलेंसी का मतलब होता है कि 8 नंबर तक पहुंचने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। The combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost cell. कह रहे हैं जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो केमिकल एक्टिविटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। An outermost cell which had 8 electrons was said to possess an octet. outermost cell जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हम ये कहते हैं कि इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिया है। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost cell. इसी ऑक्टेट को बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुल करने के लिए हमारा जो एटम है वो क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है। दिस वॉज डन बाई शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये किस तरीके से होता है, ऑक्टेट किस तरीके से पूरा होगा, तो शेयर करने से। ठीक है, शेयर करने से पूरा होगा, गेन करने से पूरा होगा, या फिर लूज करने से पूरा होगा। लूज मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करेगा, या फिर शेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल करते हैं। अभी धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से शेयरिंग करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर रहे हैं, या फिर गेन करके, या फिर लूज करके। The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost cell gives us directly the combining capacity of the element. That is the valency discussed in the previous chapter. अब previous chapter में valency को discuss किया जा चुका है, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं है। For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain 1 electron each in their outermost cell. कह रहे हैं हाइड्रोजन की बात कर लें, लिथियम की बात कर लें, या सोडियम की बात कर लें। यहां पर देखो, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, आउटर मोस्ट में 1 है। लिथियम की बात करें तो 1 है। सोडियम कहां है, सोडियम ये वाला है, तो सोडियम में सबसे बाहर वाले में 1 है। ठीक है, therefore each one of them can lose 1 electron, so they are said to have valency of 1. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देखो, या तो ऑक्टेट अपना पूरा कर लें, मतलब या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, तब इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या तो ये ऐसा करें कि आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, वो 0 कर दें। जब वो 0 कर देंगे, ध्यान समझो, अगर वो 0 कर देंगे, अगर वो इसको, ये वाला जैसे सोडियम का देखो, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यदि वो लूज कर देता है, सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके इनर जो इसके अब आउटर, अगर इसको लूज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कभी कभी वो गेन करेगा, लेकिन यहां पर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 1 है, 7 जरूरत है। अभी यहीं पे 6 इलेक्ट्रॉन होते तो उसको सिर्फ 2 की जरूरत होती, तो 2 गेन कर लेता, तो उसकी वैलेंसी हो जाती 2। लेकिन यहां पर ये काम क्या करेगा, 1 को लूज करने का काम करेगा, इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। बहुत ध्यान से समझो भाई साहब,
बहुत ही ध्यान समझो। अगर यहाँ पर 6 होता, जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 6 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। अब ये चाहे तो ये 6 को लूज कर दे, 6 को लूज कर देगा तब भी इसके पीछे वाले में ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 6 को लूज करना कठिन है, और यहां पर वो क्या करेगा, 2 को गेन करेगा, 2 को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बुला लेगा तो 8 हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर देखो वैलेंसी कितनी, ये वैलेंसी कॉलम है, वैलेंसी कितनी है, 2। जो काम आसान होगा वही करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 है, तो इनको 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितनी एनर्जी लगेगी उससे कम एनर्जी लगेगी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। इसी तरीके से लिथियम में 1 है, आउटर मोस्ट में 1 है। अब 7 इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बड़ा मुश्किल है, तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देंगे, इनकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही वैलेंसी है। यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, इस वजह से वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है वीडियो को एक बार और देखो और समझो, रीडिंग करो तो क्लियर हो जाएगा। Therefore, each one of them can lose 1 electron, so they can said to have valency of 1। ठीक है, वैलेंसी का साफ सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करना। जितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यही उस एटम की, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी है। सिंपल सी। कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कह रहे हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी है बताओ। तो यहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल, देखो ये K है, ये L है, ये M है, तुम्हारी बुक में दिया होगा। ठीक, KLM। अब M में हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल कितना है, 2, आउटर मोस्ट सेल 2। या तो ये 8 बन जाए या तो 0 बन जाए। अब 2 को 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 2 को 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और या तो ये 2 को छोड़ दे 0 हो जाए, तो 2 को छोड़ना ज्यादा आसान है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको छोड़ना ज्यादा आसान है, इस वजह से वैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्टेट खत्म करने के लिए पूरी तरीके से इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने में इनको कम एनर्जी लगेगी, इस वजह से वैलेंसी 3। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जाना और आना यही तो वैलेंसी होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही वैलेंसी है उसकी, जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी है। तो इस तरीके से यहां पर 3 वैलेंसी हो गई है। ठीक है, ठीक बात है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे चला जाए। It is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost cell and aluminium has 3 electrons in its outermost cell. If the number of electrons in the outermost cell of an atom is close to its full capacity, ध्यान रखो, if the number of electrons in its outermost cell of an atom is close to its full capacity, यदि किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन उसकी फुल कैपेसिटी के आसपास है, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे, तब वहां पर वैलेंसी दूसरी तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। वही बात जो हम तुमसे बार बार कह रहे हैं। फ्लोरीन कहां पर है, इसमें है फ्लोरीन ये है फ्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो 7 है। ठीक है, अब देखो इस 7 को 8 बनाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, 0 कर दे तब। तो तुम कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन पाने में कम एनर्जी लगेगी, हमें कम एनर्जी वाला काम करना है, तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा।
एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लोरीन एटम जो है वो गेन करेगा, इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, लूज करना और गेन करना, कहां पे हम लूज करेंगे, कहां पे हम गेन करेंगे। ठीक है, जो काम करना आसान रहे उसी को करना है, उसी को ये हमारे एटम्स करेंगे। तो इस वजह से फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई है। अब वैलेंसी निकालना लगभग सीख गए होंगे। Hence, its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet, and this gives you a valency of 1 for fluorine. Valency can be calculated in a similar manner for oxygen. What is the oxygen? ऑक्सीजन की तुम्हें वैलेंसी निकालनी है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का तुम्हें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, किस नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 336 to 8 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले वाले सेल में 2 होगा और उसके बाद नेक्स्ट सेल में 6 होगा, नेक्स्ट सेल में 6 होगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले में कितने नंबर पे आ रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 336 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो के वाले सेल में 2 और एल वाले सेल में 6। अब बताओ जो आउटर मोस्ट सेल है 6 है, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो अब चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो आसान इसके लिए होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, 2 हो गई है। समझ में आ रहा है भाई? ठीक, तो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 हैं और इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन? तो 2 हो गया। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. तो हर एटम की अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बेस्ड ऑन दियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, उसी को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। तो जो टेबल 4.1 है उसको एक बार जरा देख लेना अपनी बुक में और उससे देख लेना कि वैलेंसी जो आई हुई है वही क्या तुम्हारे कैलकुलेशन से भी आ रही है या फिर कुछ अलग है। जो भी अलग होगी उसको हमसे शाम को पूछ लेना। फिर तुम्हारे पास ये आता है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, तो इसको कर लेना। तो तुम्हारे पास 3 इंटेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज क्या क्या तुम लिख लोगे जरा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स, ठीक है, अंडरलाइन करा देते हैं नीले से, ठीक है। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स। पहला ये टॉपिक लिख देना पूरा, सेकेंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक, ठीक है। जो रूल्स हैं हमारे शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको लिख देना। उसके बाद फिर काम करोगे ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन लिख कर लेना। फिर वैलेंसी में आना, वैलेंसी हेडिंग डालना और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक तुम लोगों को लिखवाए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख लेना भाई। फिर ये जो शुरू के 20 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स, इसको लिख लेना। एक तरफ इनका पूरा नाम लिखोगे फुल नेम और दूसरी तरफ इनका जो सिंबल है, सिंबल समझ रहे हो, जैसे लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से, या तो आज क्या करूं सिर्फ 10 एलिमेंट्स पर, तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देते हैं। 10 एलिमेंट्स सिर्फ, ठीक है, आज 10 कल 10, 2 दिन में 20 हो जाएगा। और याद भी कर लेना इसको 10 एलिमेंट्स। और उसके बाद फिर आ जाओ उसके बाद और क्या लिखोगे,
उसके बाद यहाँ पर an atom of each element has a definite combining capacity called its valency। ठीक है, इतना कर देना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर देना। ठीक, और बस इतना ही रहेगा। और कोई दिक्कत परेशानी हमारे पढ़ाने में रहती है तो भाई साहब बेझिझक शाम को डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो आई होप जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई गई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी, सबको समझ में आया होगा। लेकिन अगर एक भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है उसको आज ही पूछ लेना। ठीक है, आगे के लिए मत रखना, आज क्लियर करो। जैसे कल हम लोग जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वगैरह डिस्कस करें, आइसोबार आइसोटोप वगैरह डिस्कस करें, तो इन सभी का यूज पड़ेगा वहां पे, तो वहां पर कोई दिक्कत ना बने। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।